काकोरी के चारों अभियुक्तों के जीवन का फैसला हो चुका था। टू बी हैंग्ड बाय द नेक फिल दे डेड। दर्द भरा इतिहास जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए, और तुम्हें जानना चाहिए कि हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद उनके परिवार की कैसी दुर्गति की उस समय के भारतीय समाज ने। अशफाक और बिस्मिल का यह शहर कॉलेज के दिनों में मेरी कल्पना का केंद्र था। फिर क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य बनने के बाद काकोरी के मुखबिर की तलाश में काफी दिनों तक इसकी धूल छानता रहा था। अस्तु, जहां जाने पर पहली इच्छा हुई बिस्मिल की मां के पैर छूने की, काफी पूछताछ के बाद उसके मकान का पता चला। छोटे से मकान की एक कोठरी में दुनिया की आंखों से अलग वीर प्रसविनी अपने जीवन के अंतिम दिन काट रही है। पास जाकर मैंने पैर छुए। मां की आंखों की रोशनी प्रायः समाप्त सी हो चुकने के कारण पहचाने बिना ही उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और पूछा, तुम कौन हो? क्या उत्तर दूं? कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर पूछा, कहां से आए हो बेटा? इस बार साहस करके मैंने परिचय दिया। गोरखपुर जेल में अपने साथ किसी को ले गई थी, अपना बेटा बनाकर। अपनी ओर खींचकर सिर पर हाथ फेरते हुए मां ने पूछा, तुम वही हो बेटा? कहां थे अब तक? मैं तो तुम्हें बहुत याद करती रही, पर जब तुम्हारा आना एकदम ही बंद हो गया तो समझी कि तुम भी कहीं उसी रास्ते पर चले गए। मां का दिल भर आया। कितने ही पुराने घावों पर एक साथ ठेस लगी। अपने अच्छे दिनों की याद, बिस्मिल की याद, फांसी, तख्ता, रस्सी और जल्लाद की याद, जवान बेटे की जलती हुई चिता की याद, और न जाने कितनी यादों से उनके ज्योतिहीन नेत्रों में पानी भर आया। बात छेड़ने के लिए मैंने पूछा, रमेश, बिस्मिल का छोटा भाई, कहां है? मुझे क्या पता था कि मेरा प्रश्न उनकी आंखों में बरसात भर लाएगा। वे जोर से रो पड़ी। बरसों का रुका बांध टूट पड़ा सैलाब बनकर। कुछ देर बाद अपने को संभालकर उन्होंने अपनी कहानी सुनानी आरंभ की। आरंभ में लोगों ने पुलिस के डर से घर आना छोड़ दिया। बिस्मिल के वृद्ध पिता की कोई बंधी हुई आमदनी न थी। कुछ साल बाद रमेश बीमार पड़ा। दवा इलाज के अभाव में बीमारी जड़ पकड़ती गई। घर का सब कुछ बिक जाने पर भी रमेश का इलाज न हो सका। पथ्य और उपचार के अभाव में तपेदिक का शिकार बनकर एक दिन वह अपनी मां को निपुती छोड़कर चला गया। पिता को कोरी हमदर्दी दिखाने वालों से चिढ़ हो गई। वे बेहद चिड़चिड़े हो गए। घर का सब कुछ तो बिक ही चुका था। अस्तु फाकों से तंग आकर एक दिन वे भी चले गए मुझे संसार में अनाथ और अकेली छोड़कर। पेट में 2 दाना अनाज तो डालना ही था। अस्तु मकान का एक भाग किराए पर उठाने का निश्चय किया। पुलिस के डर से कोई किराएदार भी नहीं आया, और जब आया तब पुलिस का ही एक आदमी। लोगों ने बदनाम किया कि मां का संपर्क तो पुलिस से ही हो गया है। उनकी दुनिया से बचा हुआ प्रकाश भी चला गया। पुत्र खोया, लाल खोया, अंत में बचा था नाम, सो वह भी चला गया। उनकी आंखों से पानी की धार बहते देखकर मेरे सामने गोरखपुर फांसी की कोठरी घूम गई। काकोरी के चारों अभियुक्तों के जीवन का फैसला हो चुका था। टू बी हैंग्ड बाय द नेक फिल दे डेड। फांसी के एक दिन पहले अंतिम मुलाकात का दिन था। समाचार पाकर पिता गोरखपुर आ गए। मां का कोमल हृदय शायद इस आघात को संभाल न सके, यही समझकर उन्हें वे साथ न लाए थे। प्रातः हम लोग जेल के फाटक पर पहुंचे तो देखा कि मां वहां पहले से ही मौजूद है। अंदर जाने के समय सवाल आया मेरा, मुझे कैसे अंदर ले जाया जाए। उस समय मां का साहस और पटुता देखकर सभी दंग रह गए। मुझे खामोश रहने का आदेश देकर उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया। पूछने पर यह कह दिया, मेरी बहन का लड़का है। हम लोग अंदर पहुंचे। मां को देखकर रामप्रसाद रो पड़े। किंतु मां की आंखों में आंसुओं का लेश भी न था। मां ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, जिसके नाम से अंग्रेजी सरकार भी कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वह मौत से डरता है। तुम्हें यदि रोकर ही मरना था तो व्यर्थ इस काम में आए। बिस्मिल ने आश्वासन दिया। आंसू मौत से डर कर नहीं वरन मां के प्रति मोह के थे। मौत से मैं नहीं डरता मां, तुम विश्वास करो। मां ने मेरा हाथ पकड़कर आगे कर दिया। यह तुम्हारे आदमी हैं, पार्टी के बारे में जो चाहो इनसे कह सकते हो।
उस समय मां का स्वरूप देखकर जेल के अधिकारी तक कहने को बाध्य हुए कि बहादुर मां का बेटा ही बहादुर हो सकता है। उस दिन समय पर विजय हुई थी मां की, और आज मां पर विजय पाई है समय ने। आघात पर आघात देकर उसने उनसे बहादुर हृदय को भी कातर बना दिया है। जिस मां की आंखों के दोनों ही तारे विलीन हो चुके हों, उसकी आंखों की ज्योति यदि जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या। वहां तो रोज ही अंधेरे बादलों से बरसात उमड़ती रहेगी,